तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक बुक सॉल्विंग सीरीज। सो आज अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पैराबोला चैप्टर देखेंगे। पैराबोला का सिंगल करेक्ट देखेंगे। एंड बी मेक श्योर दैट यू आर हैविंग द राइट बुक। एक्चुअली ब्लैक बुक में जो ओरिजिनल ओरिजिनल बुक है उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पर चैप्टर थोड़े कम क्वेश्चंस हैं। तो आई हैव डिसाइडेड टू सॉल्व द coordinate geometry black book specifically made for coordinate geometry. So I'll be providing the book's PDF in the description. Please have a look and ensure that you are doing the right book. It has more number of questions, therefore ज़्यादा concepts आप cover कर पाएंगे. So I'll start off with question number 1 of parabola. So question number 1 में आपको क्या बोल रहा है? Question number 1 में बोल रहा है Parabolas y minus alpha whole square is equals to 4a times x minus beta, and y minus alpha whole square is equals to 4a dash times x minus beta dash will have a common normal other than the normal passing through the vertex of parabola if, and आपको conditions दे रखे हैं। तो यहाँ पर कुछ कुछ प्री रिक्विजिट्स है पैराबोला के सिचुएशन में। जैसे आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि इफ वी टॉक अबाउट द नॉर्मल ऑफ अ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका इक्वेशन इज गिवन बाय y इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। बेसिकली अगर मैं एक m स्लोप के नॉर्मल का बात कर रहा हूँ टू अ पैराबोला, इट इज गिवन बाय y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। y square equals to 4ax का is given by y equals to mx minus 2am minus am cube। तो अगर इसी सिचुएशन में आपसे कुछ इस ये वाले पैराबोला का बात कर रहा है जो कि बेसिकली शिफ्टेड पैराबोला है 4a टाइम्स x माइनस बीटा, तो अगर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a का ऊपर वाला है तो इसका क्या हो जाएगा? शिफ्टेड वाला में y की जगह मैं y माइनस अल्फा लिखूंगा, x की जगह मैं x माइनस बीटा लिखूंगा, इज माइनस 2am हो गया माइनस am क्यूब हो गया। सो अल्टीमेटली इफ आई रीअरेंज तो मेरे पास क्या आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू mx प्लस अल्फा माइनस बीटा m माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये आ गया आपका y माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a टाइम्स x माइनस बीटा। तो ये तो पहला वाला मेरे पैराबोला का आ गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दूसरा वाला पैराबोला। तो दूसरा वाला पैराबोला मेरे पास क्या दे रखा है? अल्फा की जगह तो अल्फा ही है, और आपका जो ए है उसके जगह आपका ए डैश हो गया है, और बीटा की जगह बीटा बीटा डैश हो गया है। तो मैं ज्यादा इसमें कुछ चेंजेस नहीं करूंगा। मैं सिर्फ जहां पे चेंजेस हो रहे हैं, जैसे अल्फा की जगह अल्फा है तो उसकी जगह तो अल्फा ही छोड़ देंगे अपने, बीटा की जगह बीटा डैश डाल देंगे, और एम वैसे ही है, एम स्लोप का ही नॉर्मल का बात हो रहा है। माइनस 2a की जगह ए डैश हो गया, ए डैश एम माइनस ए डैश एम क्यूब हो गया। तो बेसिकली कॉमन नॉर्मल का अगर बात हो रहा है तो मैं जो इक्वेशन, ये जो यहाँ पर इक्वेशन 1 मिला है और ये जो इक्वेशन 2 मिला है, इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा, क्योंकि यही तो बोला जा रहा है कि विल हैव अ कॉमन नॉर्मल अदर देन एक्सिस इफ। दोनों दोनों का अगर मैं इक्वेट करता हूँ तो क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा एम। सो इक्वेटिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को इक्वेट करने पे क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा एम माइनस 2am माइनस am क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा डैश एम माइनस 2a डैश एम माइनस ए डैश एम क्यूब। तो इसको अगर मैं कैंसल आउट करके सीधा जो भी कट रहा है वो सब काट वाट कर अगर मैं देखूं तो फाइनली मेरे पास ये आ जाएगा बीटा माइनस बीटा डैश। मैंने ये करके रखा है तो आप ये खुद कर सकते हैं। बेसिकली आपको रीअरेंज करना है और कुछ नहीं। ए माइनस ए डैश इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर टाइम्स ए डैश माइनस ए। तो फाइनली मेरे पास जो एम स्क्वायर का वैल्यू है, एम स्क्वायर का वैल्यू जो है वो आ गया आपका एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा माइनस बीटा डैश, बीटा माइनस बीटा डैश डिवाइडेड बाई ए डैश माइनस ए माइनस 2 आ गया। तो बेसिकली जब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक तरफ लाऊंगा तो ये बेसिकली एम स्क्वायर है, तो ये तो पॉजिटिव होना चाहिए ना, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस स्टेप में मैंने m को कैंसिल कर दिया था, ठीक है। तो m नॉट इक्वल टू 0 होता है ना, तो इसलिए m को अपने कैंसिल कर सकते हैं। तो इस स्टेप में जब आप m इक्वल्स टू m को कैंसिल कर देंगे तो m नॉट इक्वल टू 0 हो गया, उसके बाद m स्क्वायर का ये वैल्यू आ जाएगा। तो उसके बाद फाइनली सिंस एम स्क्वायर इज इक्वल टू दिस आ रहा है तो ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो आपका कंडीशन आ जाएगा 2 टाइम्स ए माइनस ए डैश डिवाइडेड बाई बीटा डैश माइनस बी जो है इसका वैल्यू आपका 1 से कम होना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। Which brings us to the next question, that is question number 2 of this segment.
सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है if the line x plus y minus 1 is equals to 0 is a tangent to a parabola with focus 1 comma 2 at a and intersects the directrix at b and tangent at vertex at c respectively, then ac into bc is equals to what? तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट यहाँ पर मैं एक बस आपको डायग्राम, ऐसे तो है ये आपका ऑब्लिक पैराबोला है, ये सीधा सीधा पैराबोला नहीं है, बट जस्ट फॉर शो पर्पस ये मैं दिखा रहा हूँ एक्सिस को रोटेट करके। मतलब मैं ऑब्लिक नहीं ले रहा हूँ, मैं सीधा ही दिखा रहा हूँ आपको, हालांकि है ऑब्लिक पैराबोला। तो यहाँ पे बोल रहा है लाइन दिस इज अ टैंजेंट टू अ पैराबोला। अच्छा, अब ये जब टैंजेंट आपका है पैराबोला पे, तो टैंजेंट का इक्वेशन क्या है आपका? सो टैंजेंट का आपका इक्वेशन दे रखा है। ये इसलिए मैं कर रहा हूं ताकि आपको सिंपली समझ में आए, हालांकि इट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, क्योंकि ये ऑब्लिक पैराबोला बनेगा तो जरूरी नहीं है ऐसा सिचुएशन बने। तो यहाँ पर x प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो इज अ टैंजेंट टू द पैराबोला। फोकस आपका मैं यहाँ पर मान लेता हूँ 1,2 है। ठीक है, अब बोल रहा है एट ए एंड इंटरसेक्ट्स द डायरेक्ट्रिक्स। अब कहीं ना कहीं डायरेक्ट्रिक्स होगा इसका, डायरेक्ट्रिक्स को बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसा भी बोल रहा है। डायरेक्ट्रिक्स को, फोकस है मेरा ए, डायरेक्ट्रिक्स को बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और एंड टैंजेंट एट वर्टेक्स है सी, और टैंजेंट एट वर्टेक्स को सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और मान लेते हैं किसी एक पॉइंट पे टैंजेंट है ये, अच्छा ये पॉइंट जिस पे टैंजेंट है उसको ए बोला गया है। इज अ टैंजेंट टू अ पैराबोला विद फोकस 1,2 एट ए। हाँ जी, ये वाला पॉइंट जो है वो ए को ए पे बोला गया है। तो पैराबोला मैं नहीं कंस्ट्रक्ट कर रहा क्योंकि ऑब्वियसली जैसा लाइंस का दिया हुआ है जरूरी नहीं है ये आपका कैसा पैराबोला होगा ये बोलना थोड़ा मुश्किल है। बट वो ऑल इन ऑल मैं क्या बोल सकता हूँ, आपको पता होगा कि जो लाइन सेगमेंट होता है, अब यहाँ पे एक डायरेक्ट मैं एक रिजल्ट यूज कर रहा हूँ जो आपको पता होना चाहिए। वो रिजल्ट ये है कि किस द पॉइंट ऑफ टैंजेंसी एंड द पॉइंट एट विच टैंजेंट इंटरसेक्ट्स द डायरेक्ट्रिक्स, ये आपका जो है फोकस पे 90 डिग्री 90 डिग्री सबटेंड करता है। तो मतलब ये जो पूरा लेंथ है वो 90 डिग्री सबटेंड करता है फोकस पे। ये रिजल्ट बेसिकली आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये बात पता होगा तब फिर आप ये अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे और समझ पाएंगे एक बार में। तो बेसिकली मेरे को x प्लस वाई माइनस वन दिया हुआ है, और मेरे से ए सी इंटू बी सी का लेंथ जो है वो पूछा जा रहा है। तो द पॉइंट इज कि अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखें, और दूसरी बात कि अगर आप फोकस से, तो दो चीजों का मैंने यूज किया। पहला चीज ये कि जो आपका अब ये डायग्राम थोड़ा इधर बन गया, एक मिनट में डायग्राम को थोड़ा ठीक करते रहूं तब ये थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। यस, मच बेटर। ठीक है, हाँ तो मैंने क्या बोला था कि ये जो पूरा लेंथ ऑफ दिस वो सेगमेंट है जो कि टैंजेंट से लेकर अप टिल डायरेक्ट्रिक्स जाता है, वो फोकस पे 90 डिग्री सबमिट करता है। एक बात। दूसरा, अगर फोकस से अपने परपेंडिकुलर खींचे, अगर फोकस से अपने परपेंडिकुलर खींचे किसी भी टैंजेंट पे, तो वो आपको टैंजेंट एट वर्टेक्स पे ही मिलता है। तो मतलब ये जो पॉइंट सी है बेसिकली एस से जब आप परपेंडिकुलर खींचेंगे तो वही पॉइंट सी होगा। अब जो फाइनल रिजल्ट अपने को यूज करना है एक राइट एंगल ट्राइंगल में, अब सुनिएगा ये बहुत ही इजी इजी तीन रिजल्ट्स को मैंने यूज किया है। सबसे पहला, सेगमेंट 90 डिग्री मतलब फॉर्म करता है एट दी फोकस, एंड देन किसी भी फोकस से अगर अपने परपेंडिकुलर खींचे टैंजेंट एट वर्टेक्स पे, सॉरी टैंजेंट पे, तो वो टैंजेंट एट वर्टेक्स पे मीट करता है। एंड फाइनली मान लेते हैं ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये मेरा सी पॉइंट है जहां से मैंने ऐसे परपेंडिकुलर खींचा, और ये वाला पॉइंट मेरा ए एंड बी है। तो बेसिकली आप सिमिलैरिटी से ट्राइंगल बी सी एस एंड ए एस बी को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, और फॉर दैट मैटर आप ए सी एस एंड बी सी एस को भी सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा सी एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू बी सी के बराबर आ जाएगा। तो जब ये हो गया तो बेसिकली आपको सी एस का होल स्क्वायर ही आपको कैलकुलेट करना है। तो ए सी इंटू बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एस। अच्छा, ये आपका फोकस जो है वो कितना दे रखा है, 1,2। तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 1 + 2। तो बेसिकली एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसको पुट करके बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो √2 हो गया। ये इसका मॉड हो गया और इसका अपने होल स्क्वायर कर देंगे। तो ए सी इंटू बी सी का वैल्यू जो हो गया
यहाँ पे आपका √2 का होल स्क्वायर विच इज 2 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अपने क्या बोल पाएंगे, ऑप्शन ए विच इज 2 विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स का हमने इस्तेमाल किया है, अदरवाइज क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा बहुत। तो अगर आपको ये रिजल्ट्स पता है तब ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे। इफ यू डोंट नो द रिजल्ट्स, गो थ्रू द थ्योरी अगेन, और ये तीनों रिजल्ट्स को प्रूफ करने की कोशिश कीजिए, तब जाके आपका ये क्वेश्चन थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, इफ द सेगमेंट इंटरसेप्टेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax with the line lx plus my plus n equals to 0 subtends a right angle at the vertex, then again this is a very commonly asked question। बहुत जगह आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। तो पहले एक एक करके कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो बेसिकली बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, आप स्टैंडर्ड पैराबोला दिया हुआ है, और बोल रहा है इसको एक लाइन इंटरसेक्ट करता है, इसको एक लाइन इंटरसेक्ट करता है, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, और लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, और बोल रहा है ये राइट एंगल सबटेंड कर रहा है एट द वर्टेक्स। तो वर्टेक्स पे कितना सबटेंड कर रहा है, राइट एंगल सबटेंड कर रहा है। तो वर्टेक्स पे आपका बिल्कुल ये राइट एंगल सबटेंड कर रहा है। तो यहाँ पर ये लाइन का जो इक्वेशन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, पैराबोला का इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और ये जो आपका वर्टेक्स है इस पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। तो देखो इसको करने का बहुत एक सिंपल तरीका होता है, अगर आपको ये नहीं पता है अगेन देन यू हैव टू गो थ्रू द थ्योरी, होमोजेनाइजेशन जिसको बोलते हैं। वी विल बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन। जब भी आपको ऐसा बोला जा रहा है कि ओरिजिन से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनाया जा रहा है एट द पॉइंट वेयर अ लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व, जब भी ऐसा स्टेटमेंट हो कि एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाया गया है ओरिजिन से जहां पर एक लाइन एक पर्टिकुलर कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है, वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन। तो मैं होमोजेनाइज कर दूंगा वाई स्क्वायर माइनस 4ax, यहाँ पर तो एक 1 छुपा हुआ है, इज इक्वल टू 0। अब कैसे होमोजेनाइज करेंगे, तो एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू मेरा माइनस एन के बराबर है, तो एल एक्स प्लस एम वाई डिवाइडेड बाई माइनस एन मेरा 1 के बराबर हो गया। तो इसको मैं यूज करके होमोजेनाइज कर दूंगा इसको। तो वाई स्क्वायर माइनस 4ax, यहाँ पर एल एक्स प्लस एम वाई डिवाइडेड बाई माइनस एन इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अल्टीमेटली मेरे पास कितना आ गया, अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ, माइनस एन कितना हो गया, माइनस एन वाई स्क्वायर माइनस 4a l x स्क्वायर माइनस 4a x y इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास फाइनली क्या हो गया, एन वाई स्क्वायर प्लस 4a l x स्क्वायर प्लस 4a x y इज इक्वल टू 0 हो गया। ये पूरा फॉर्मेट बन गया मेरे पास। नाउ वी नो दैट अगर किसी भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, अब एक और कॉन्सेप्ट, अगर किसी भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो उस दिन अगर आपको बोला जा रहा है कि इन दो लाइंस के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो अपने क्या करते हैं, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर को 0 कर देते हैं। दिस इज व्हाट वी डू। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में अगर दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर को अपने 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर भी अपने वही करेंगे, तो n प्लस 4a l को सीधा सीधा 0 कर देंगे, और जो मेरा पूछ रहा है वो ऑप्शन में आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी विच इज 4a l प्लस n विल बी द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, इफ द नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एट द पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280, जहां पर पैरामीटर स्मॉल टी है, कट्स द पैराबोला अगेन एट 80 स्क्वायर कॉमा 280 जहां पर पैरामीटर कैपिटल टी है, देन कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ टी सेटिस्फाइज। तो यहाँ पर अगेन आपको एक रिजल्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। वो रिजल्ट क्या है, अगर कोई एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का ही बात हो रहा है, तो सिचुएशन ये है कि इस पैराबोला में एक पॉइंट पर नॉर्मल खींचा गया है जो कि दूसरे पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये बोला जा रहा है ये जो पॉइंट है इसका पैरामीटर मान लीजिए स्मॉल टी है, और जो दूसरा पॉइंट पे जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है उसका मान लेते हैं हम लोग पैरामीटर क्यू कैपिटल टी है। नाउ वी नो दैट अगर एक पॉइंट पे बनने वाला नॉर्मल दूसरे पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उनके पैरामीटर्स के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, टी इज इक्वल टू माइनस टी माइनस 2/t। अभी आपको पता होना चाहिए फॉर डूइंग दिस क्वेश्चन,
सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू द बेसिक्स की कैसे ये आया, आई एम सिंपली यूजिंग द रिजल्ट। अगर एक पॉइंट पी स्मॉल टी पे बनाया जाने वाला नॉर्मल दूसरे पॉइंट क्यू कैपिटल टी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कैपिटल टी विल बी -t -2/t। इस रिजल्ट का है मैंने यूज किया। तो अब बस यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ, t इज इक्वल्स टू -t² -2, और यहाँ पर dt हो गया। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूँ, t² माइनस स्मॉल टी सॉरी प्लस टी कैपिटल टी +2 बराबर 0 हो गया। बिल्कुल ये चीज आ गया मेरे पास। टी इज इक्वल टू -t -2/t। तो टी को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो -t² -2 एक जगह सब ले आए, तो ये हो गया। अब मेरे को क्या बोल रहा है कि भाई ऐसा पॉसिबल होगा, देन द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यू टी इफ द नॉर्मल ऐसा, तो मतलब टी रियल होना चाहिए। तो इसका मैं क्या कर दूंगा, b² -4ac, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी तो टी रियल होगा। देयरफॉर अपने क्या बोल पाएंगे, t² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होना चाहिए, क्योंकि t अपने को तो रियल चाहिए ना। तो अपने क्या बोल पाएंगे, t² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8, विच इज क्वेश्चन नंबर 4 का मेरे को मिल गया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रखा है, इफ द लाइन y -√3x+3 cuts the parabola y² equals to x+2 at a and b, and if p is equals to √3, then pa into pb is equals to। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले डायग्राम बनाऊंगा। डायग्राम क्या बोल रहा है, जैसे यहाँ पर आपका बेसिकली वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दिया हुआ है, पैराबोला किस तरीके का होगा, इसका जो वर्टेक्स है वो -2, 0 पे होगा। तो वर्टेक्स आपका कितना हो गया, -2, 0 पे आपका जो वर्टेक्स है वो लाई कर रहा है। ठीक है, तो -2, 0 पे मेरा वर्टेक्स, अब बोट इस तरीके का पैराबोला। अब बोल रहा है इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कि बेसिकली आपका लाइन है y -√3x+3। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, तो लाइन जो है, अगर लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल्स टू √3x, y इज इक्वल्स टू √3x+3 -3 है, तो इसका स्लोप कितना हो गया, स्लोप इज √3, मतलब tan थीटा का वैल्यू इज इक्वल्स टू √3। तो थीटा का एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। बेसिकली वो π/3 बना रहा है एक्स एक्सिस से। जब π/3 बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो ये तो मेरा 60 डिग्री हो गया। मोर ओवर, ये जो पॉइंट जहां पर ये एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो कैसे अपने निकालेंगे, वो सिंपली कैसे निकालेंगे, अपने y इज इक्वल टू 0 डाल देंगे। तो y जब 0 आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, √3। तो किस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्सिस को, √3, 0 पे। और माइंड यू यही पॉइंट आपको दे रखा है, इफ p इज इक्वल टू √3, 0। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट्स पे पी ए एंड पी बी, तो पी ए इंटू पी बी का प्रोडक्ट पूछ रहा है। जब भी आपको प्रोडक्ट पूछा जाए, डिस्टेंस पूछा जाए, ऑलवेज आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस को आर ले लेना है। बिल्कुल अपने ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। नाउ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन ए बी विल बी, कोई भी पॉइंट अपने क्या बोल सकते हैं, दिस विल बी √3 प्लस आर कॉस थीटा एंड √3 प्लस आर साइन थीटा, √3 सॉरी 0 प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन का यूज किया, तो 0 प्लस आर साइन थीटा एंड √3 प्लस आर कॉस थीटा। अब ये जो पॉइंट है, ये तो जाकर पैराबोला पे लाई करेगा। पैराबोला का इक्वेशन मेरा क्या था, पैराबोला ये जाके लाई करेगा पैराबोला पे, विच इज y² इज इक्वल टू x+2। तो अपने सेटिस्फाई करा देते, तो सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या हो गया, y के जगह आर साइन थीटा, तो r² साइन स्क्वायर, अच्छा एंगल तो अब मेरे को पता है ना, 60 हो गया, इज इक्वल्स टू एक्स मतलब √3 प्लस आर कॉस 60, और ये +2 हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया, r² √3/2 मतलब 3/4 हो गया, इज इक्वल्स टू √3 प्लस कॉस 60 मतलब r/2 +2 हो गया। तो इसको जब अपने रीअरेंज करेंगे तो क्या आ गया, 3r² -2r, 3r² -2r -8, 3r² -2r, और यहाँ पर आपका हो गया -8। यहाँ पर तो 8 प्लस था, तो ये माइनस ऑफ, एक तरफ अगर ले आए अपने, तो -8 +4 √3 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब मेरे से क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट।
R1 R2 का प्रोडक्ट पूछ रहा है। अब माइंड यू प्रोडक्ट अपने यहाँ से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसका दो रूट्स होगा, वही तो R1 R2 होगा। तो अगर मैं एक R1 ले रहा हूँ AP, तो दूसरा नेगेटिव BP होगा। तो अब अगर आप एंगल्स एडजस्ट नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली इनका वैल्यू नेगेटिव आएगा, क्योंकि R आप दोनों को 60 ले रहे हैं, तो 60 ले रहे हैं तो एक जगह R1 पॉजिटिव आएगा, एक जगह R2 एक जगह जो R2 है वो नेगेटिव आएगा। बट यहाँ पर सिंस डिस्टेंस का बात हो रहा है तो हम लोग पॉजिटिव वाला ही लेंगे, जो भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो एंगल में एडजस्ट हो जा रहा है। तो अपने प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, R1 × R2 C/A। अब C/A करेंगे तो ये माइनस आएगा, उसको मैं अपने आप एलिमिनेट कर दूंगा, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस। तो 8 + 4√3/3 हो गया, तो यहाँ से फाइनली क्या आ गया, 4 × 2 + √3/3। तो 4 × 2 + √3/3, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे से क्या बोल रहा है, 6 में बोल रहा है इफ px + 2y is a normal to the parabola y² = 4x for। तो क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे से बोल रहा है एक px + 2y = 1 है, जो कि नॉर्मल है किसको, y² = 4x। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल का इक्वेशन निकालता हूँ। तो y² = 4ax का जो नॉर्मल का इक्वेशन होता है वो y = mx - 2am - am³ होता है। और यहां पर क्या हो गया, इसका हो गया 2y = -px + 1 हो गया। तो y = -p/2 × x + 1/2 हो गया। तो ये मेरे नॉर्मल का इक्वेशन हो गया, और ये मेरे नॉर्मल का इक्वेशन अपने को पता ही था। तो यहां से मेरा m का वैल्यू कितना आ गया, -p/2 के बराबर आ गया। सो बेसिकली अब हाफ किसके बराबर होना चाहिए ऑन कंपेयरिंग, तो बेसिकली -2am - am³ = हाफ के बराबर होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, m के जगह जो भी p था उसको सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो -2a × -p/2 माइनस ऑफ -p/2 का होल क्यूब इंटू a = हाफ हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया, तो इफ आई कैलकुलेट फाइनली मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर, p में एक इक्वेशन आया, p में इक्वेशन जो आया दैट इज नथिंग बट AP³। इफ यू कैलकुलेट दिस, AP³ + 8AP - 4 = 0 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल करना है मल्टीप्लाई करके। तो 8 हो गया, तो 2 कट के AP³ आ गया, है ना, एक ही AP³ आ गया, और +8AP - 4 आ गया। यस, इफ यू जस्ट रीअरेंज। अब देखो यहाँ पर फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p हो रहा है, तो ये बेसिकली एक क्यूबिक दिख रहा है। तो अब मेरे को ये पता करना है कि क्यूबिक कब सेटिस्फाई करेगा इसको, मतलब इसका रूट्स क्या होगा, यही पता करना है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का लगेगा सिंपल। ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी एफ पी है, जो फंक्शन ऑफ पी है, उसको मैं पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा लेफ्ट हैंड साइड को। तो क्या आ गया, 3AP² + 8a के बराबर आ गया। तो यहाँ पर ए जब 0 किए तो क्या आ गया, p² बराबर -8/3 आ गया। तो ये तो नॉट पॉसिबल है, यानी कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो रहा है। तो मतलब ग्राफ का नेचर कैसा है, ग्राफ बेसिकली ऊपर से आके सीधा एक बार नीचे चला जा रहा है, ग्राफ पूरा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। तो अपने क्या बोल पाएंगे, इसका एकमात्र एक ही रूट होगा, यानी कि ये जो ग्राफ है सिर्फ एक ही बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। क्योंकि अगर एक से ज्यादा बार करता तो कहीं ना कहीं dy/dx जो है वो 0 के बराबर आता। बट चूंकि एक ही बार कट कर रहा है, तो इसीलिए इसमें एक ही एग्जैक्टली एक वैल्यू ऑफ पी के लिए ये पॉसिबल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपने क्या बोल पाएंगे, ऑप्शन बी, विच विल बी माई राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे को क्या बोल रखा है, द वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला इज एट 3, 2 एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज x - y + 1 = 0, देन द इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम। तो इसके लिए आपको एक बहुत सिंपल सा बात समझना है। अब दिस थिंग जो मैं बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट ओनली वैलिड फॉर स्टैंडर्ड पैराबोला, बट इट इज वैलिड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ पैराबोला। और वो पॉइंट क्या होता है, फोकस मेरा क्या दे रखा है, सॉरी वर्टेक्स मेरा 3, 2 दिया हुआ है, एंड मेरा जो डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स x - y + 1 = 0। अब लैटिस रेक्टम क्या होता है, इट इज अ लाइन बेसिकली विच इज, आप इसको y² = 4ax से भी बनाकर समझ सकते हो, कि जो डायरेक्ट्रिक्स से होता है पैरेलल होता है आपका लैटिस रेक्टम। और
वर्टेक्स और एलआर के बीच का डिस्टेंस भी ए यूनिट्स होता है, और वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स का भी डिस्टेंस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स का भी डिस्टेंस ए यूनिट्स ही होता है। तो बेसिकली माय आंसर, जो कि लैटिस रेक्टम का इक्वेशन है, विल बी अ लाइन पैरेलल टू, विल बी अ लाइन पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स एंड एट द सेम डिस्टेंस, जितना वो वर्टेक्स से डिस्टेंस पे उतना ही वो वर्टेक्स से डिस्टेंस पे ये एलआर रहेगा। तो यानी कि मैं क्या बोल पाऊंगा, इसका इक्वेशन का टाइप्स क्या होगा, x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इट इज अ लाइन पैरेलल टू x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो हो गया। नाउ वी नो दैट, अब मेरे को डिस्टेंस निकालना है। 3,2 से बेसिकली डिस्टेंस मैं सेम कर दूंगा, तो 3,2 का x माइनस वाई प्लस सी से डिस्टेंस क्या होगा, 3,2 का x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 - 2 प्लस सी बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 2 का मॉड। और ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी सेम एज 3,2 का जो मैं डिस्टेंस लूंगा विथ x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो ये डिस्टेंस अपने कैसे लेते हैं, फिर से इसको पुट कर देंगे, 3 - 2 प्लस वन डिवाइडेड बाई रूट। अब मॉड का लेना जरूरी है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस। तो जब रूट टू कटेगा तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, मॉड ऑफ वन प्लस सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ टू। तो यहाँ से सी मॉड के दो वैल्यूज आ जाएंगे, तो वन प्लस सी बराबर जब टू हो रहा है तो विच इम्प्लाइज सी का वैल्यू मेरा आ जाएगा वन, ये पहला चीज। फिर वन प्लस सी जब मेरा -2 के बराबर आ जा रहा है तो सी का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, -3। तो सी का वैल्यू वन तो एक आना ही था, क्योंकि खुद जो मेरा डायरेक्ट्रिक्स है उसका वैल्यू सी का वन आ है, तो उसका डिस्टेंस तो ये होगा ही। और दूसरा आ गया सी का वैल्यू -3, देयरफॉर मैं सिंपली बोल पाऊंगा जो मेरे एल आर का इक्वेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू x माइनस वाई -3 इज इक्वल टू जीरो। तो अपने क्या बोल पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of normals drawn at the points of focal chord of a parabola y square equals to 4ax। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड पे अगर आप बना रहे हैं नॉर्मल्स, तो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस पूछ रहा है। मैं एक एकदम पैराबोला बनाता हूँ ये सिचुएशन को सेटिस्फाई करता हुआ। तो बेसिकली मेरा जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और एक इस पे मैंने फोकल कॉर्ड बनाया यानी कि फोकस से पास कर रहा है, और इसके जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है नॉर्मल्स, इस पे जो मैंने नॉर्मल्स बनाया उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स पूछे जा रहे हैं। दिस इज द होल सिचुएशन। तो यहाँ पर कुछ कुछ बातें आपको जानना है। सबसे पहले, अगर मैं फोकल कॉर्ड्स के कोऑर्डिनेट्स को पी टी ले रहा हूँ और दूसरा साइड q-1/t होगा, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर दो फोकल कॉर्ड्स एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड अपने ले रहे हैं तो एक का पैरामीटर पीटी होगा तो दूसरे वाले का -1/t होगा। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर पी क्यू एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड है तो पी टी वन इंटू टी टू -1 होना चाहिए। तो यहाँ से आ गया है टी टू जो बराबर होगा -1/t के बराबर होगा। दूसरी बात, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स आपको पता होना चाहिए। तो वो क्या होता है, वो बेसिकली होता है a टाइम्स t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 + 2 कॉमा -a t1 t2 t1 + t2। तो मेरे को तो यहां से मिल गया h इज इक्वल्स टू क्या होगा, a टाइम्स, अच्छा t1 के जगह मैं टी वन के जगह टी डाल देता हूँ, और टी टू स्क्वायर के जगह +1/t² हो गया। अच्छा टी वन क्या वैल्यू क्या होगा, टी इंटू -1/t, तो -1 के बराबर हो गया, और ये प्लस टी हो गया। तो यहां से मेरे पास कितना आ गया, h/a इज इक्वल्स टू t² + 1/t² + 1 के बराबर हो गया। बिल्कुल, ये पहला चीज आ गई। दूसरा चीज, k का जो वैल्यू है -a, t1 t2 तो अगेन -1 के बराबर आ गया, और t1 + t2 मतलब t-1/t के बराबर आ गया। तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ से, k/a इज इक्वल टू t-1/t। अब तो मेरे को लोकस निकालना है, तो मैंने इसको होल स्क्वायर कर दिया, तो होल स्क्वायर करने पे क्या आ गया, k² / a² इक्वल्स टू t² + 1/t² -2 के बराबर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो बेसिकली मेरा k² / a² जो है वो t² + 1/t² मतलब h/a -1 - 2। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, यहाँ से मेरे पास आ गया, इफ आई कैल h एंड k को मैं x एंड y से जब रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास एकदम बढ़िया से y² इज इक्वल्स टू
ए टाइम्स एक्स माइनस थ्री ए है जो वो आ जाएगा। तो दिस विल बी द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का मैं ऑप्शन सी बोल पाऊंगा, विच इज वाई स्क्वायर इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस थ्री ए विल बी द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स। तो यहाँ पर दो रिजल्ट्स आपको पता होना चाहिए। एक तो बहुत ही बेसिक है कि फोकल कॉर्ड के एंड्स का जो पैरामीटर्स का प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। दूसरा, हाँ, ये थोड़ा भूल सकते हैं आप लोग, बट ये याद रखने से उतना अच्छा होगा, जैसे ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो यही काम देने वाला है। वो क्या है कि आपके नॉर्मल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो हम लोग नॉर्मल्स जो पॉइंट ऑफ जो नॉर्मल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, ये आपको याद रखने से बहुत ही अच्छा बात है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है आपके, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax meets its axis in P1 and P2. If S is the focus of the parabola, then 1 by SP1 plus 1 by SP2 is equals to, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरे पास एक ऐसा पैराबोला था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ही ले रहा हूँ। अब सिचुएशन ये है, बोला क्या जा रहा है कि आपने टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स लिया। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स मतलब एक ऐसा हो सकता है और एक ऐसा हो सकता है। अब क्या बोला जा रहा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स मीट्स इट्स एक्सिस इन P1 एंड P2। अच्छा, अब ये बोला जा रहा है P1 एंड P2 पे मीट कर रहा है, तो मतलब इसको अगर मैं P1 ले लेता हूँ तो ये आपका बेसिकली P2 हो जाएगा, और इसका फोकस तो आपका है ही a,0। दिस इज द सिनेरियो। ठीक है, तो 1/SP1 प्लस 1/SP2 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर इसका पैरामीटर मेरा PT1, ठीक है, और इसका पैरामीटर मैं QT2 ले रहा हूँ, ठीक है, तो अब टैंजेंट का स्लोप क्या होगा, टैंजेंट का स्लोप होता है 1/T1, और इस पे बनने वाले टैंजेंट का स्लोप क्या होगा 1/T2। आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो मैं क्या बोल पाऊंगा, सिंस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो 1/T1 इंटू 1/T2 इज इक्वल टू -1 होगा, विच इम्प्लाइज T1 T2 का तो वैल्यू मेरे को मिल गया -1 के बराबर मिल गया, बिल्कुल। अब मैं क्या बोल रहा हूं, टैंजेंट एट PT1 का इक्वेशन मैं निकालता हूं, टैंजेंट एट PT1। तो ये तो क्या हो गया, टी वाई T1y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 8T1 स्क्वायर। तब मैं अगर पॉइंट P1 का कोऑर्डिनेट्स निकालूं तो क्या हो जाएगा, पॉइंट P1 का कोऑर्डिनेट्स विल बी गिवन बाई, जहां पर y 0 हो रहा है, तो y कहाँ 0 हो रहा है, y 0 हो रहा है, तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरा -8T1 स्क्वायर। उसी तरीके से टैंजेंट एट QT2 का अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो गया, T2y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 8T2 स्क्वायर। तो P2 पॉइंट मेरा क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू -8T2 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये मेरे पास दो पॉइंट्स आ गए। अब मेरे को क्या पूछ रहा है, सबसे पहले मैं निकालता हूं SP1। तो SP1 मेरा कितना हो गया, P1 मतलब a प्लस 8T1 स्क्वायर। देखो पॉइंट 8T1 स्क्वायर है, मतलब डिस्टेंस क्या हो गया a प्लस 8T1 स्क्वायर। और SP2 डिस्टेंस कितना हो गया, SP2 हो गया मेरा a प्लस 8T2 स्क्वायर। अच्छा, अब a प्लस 8T2 स्क्वायर को मेरे को पता है T1 T2 -1 है, तो यहां पर मैं a/T1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो 1/SP1 कितना हो गया मेरे पास, 1/A1 प्लस T1 स्क्वायर, और यहाँ पर 1/SP2 कितना हो गया मेरे पास, T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई a टाइम्स 1 प्लस T1 स्क्वायर। अब जब मैं फाइनली यहाँ पर 1/SP1 प्लस 1/SP2 जब मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा, इफ आई कैलकुलेट, ये 1/A के बराबर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपने क्या बोल पाएंगे, 1/A विच इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सिंपली आपको ऐड कर देना है जैसे जैसे बोल रहा है, कीपिंग इन माइंड की जो प्रोडक्ट ऑफ द पैरामीटर्स होगा वो -1 होगा। क्यों होगा ये भी मैंने बता दिया। तो टेंजेंट्स का स्लोप जब पता है तो उनका प्रोडक्ट तो -1 होगा ना, अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो वहां से मैं 1/SP1 प्लस 1/SP2 निकाल पाऊंगा।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 इज अ डायग्रामेटिक क्वेश्चन। तो आपने स्क्रीन में डायग्राम देखा ही होगा कि किस तरीके का डायग्राम है इसमें। अब बोल रहा है ए बी सी डी एंड ई एफ जी सी आर स्क्वायर्स एंड द कर्व y square y equals to k root x passes through the origin D and the point B and F. The ratio of FG and FG is to BC will be। तो यहाँ पर सिंपल एक पैराबोला बना हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पैराबोला के इक्वेशन को थोड़ा मैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के फॉर्मेट में लाने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं पैरामेट्रिक पॉइंट्स ले पाऊँ। तो पैरामेट्रिक पॉइंट्स लाने से फायदा क्या होगा कि मेरा इक्वेशन थोड़ा अच्छे से सॉल्व होगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर एक्स हो गया। तो यहां पर मैं ला सकता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर बाई 4, ये मेरा ए का वैल्यू हो गया, इंटू 4x। तो इस पे पैरामेट्रिक पॉइंट क्या हो गया, 80 स्क्वायर 280। तो अगर मैं b का पैरामीटर t1 मान रहा हूँ, एक बार मैं b का पैरामीटर t1 मान रहा हूँ, फिर मैं डायग्राम में आपको ये समझा दूंगा। 80 स्क्वायर मतलब के स्क्वायर बाई 4 इंटू क्या हो गया t1 स्क्वायर। 281 मतलब हो जाएगा के स्क्वायर बाई 2 t1। ये b का हो गया। एंड आपका जो एफ का पैरामीटर है, एफ का सॉरी जो पॉइंट्स है, दैट विल बी के स्क्वायर बाई 4 t2 स्क्वायर कॉमा के स्क्वायर बाई 2 t2। ये हो गया आपका एफ का पैरामीटर, एफ का बेसिकली जो पॉइंट हो गया। अब आते हैं डायग्राम पे। तो डायग्राम क्या बोल रहा है, डायग्राम कुछ इस तरीके का है। स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, ये बोला गया है। यस, अब देखो ये पॉइंट डी मार्क किया गया है, ये मेरा ए है, ये मेरा सी है, ये मेरा बी है, ये मेरा ई है, ये एफ है और ये जी है। अब देखिए सर, जो बी पॉइंट का एप्सिसा और ऑर्डिनेट विल बी सेम। बी पॉइंट फॉर बी, एप्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों तो सेम होगा ना, सिंपल समझिए। जब कोई स्क्वायर का पॉइंट है तो ऑब्वियसली बी का जो एप्सिसा एंड ऑर्डिनेट है वो सेम होना चाहिए। यानी कि आई कैन से के स्क्वायर बाई 4 t1 स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई 2 t1। तो के स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया 2, टी वन कैंसिल। तो टी1 का वैल्यू तो हो गया मेरे पास 2। बिल्कुल सीधा सीधा टी1 का वैल्यू मेरा एक बार में 2 आ गया, क्योंकि बी का जो एप्सिसा होगा वही ऑर्डिनेट होगा। अब फॉर एफ देखते, फॉर एफ भी जो एप्सिसा है वो ऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो भाई साहब, इसका ऑर्डिनेट कितना होगा, इसका ऑर्डिनेट जो होगा एफ का ऑर्डिनेट विल बी के स्क्वायर बाई 2 t2। इट विल बी बेसिकली के स्क्वायर बाई 2 t2 इंटू t2। अच्छा, इसका एप्सिसा क्या होगा, तो एप्सिसा तो उसका जो करंट एक्स है, मतलब x² बाई 4 इंटू t2 स्क्वायर, और उसमें से हम लोग k² बाई 4 t1 स्क्वायर को हटा देंगे, तो t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल। तो यहां से मेरे पास कितना आ गया। अब मेरे को जब t1 का वैल्यू पता है, आई कैन जस्ट सब्सटीट्यूट इट एंड कैंसिल k स्क्वायर। तो यहाँ से आराम से जब आप देखेंगे तो t2 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1+√5। तो मेरे पास क्या क्या वैल्यूज मिल गए, मेरे पास सबसे पहले t2 का वैल्यू 1+√5 मिल गया, और t1 का वैल्यू 2 के बराबर मिल गया। अब मेरे से पूछ क्या रहा है, दे आर सिंपली आस्किंग मी एफ जी इज टू बी सी कितना होगा। तो एफ जी मतलब हो गया के स्क्वायर बाई 2, के स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो गया। तो एफ जी बाई बी सी पूछ रहा है। तो मेरे पास के स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो गया, मतलब 2t/t1 ही तो पूछ रहा है, विच इज नथिंग बट 1+√5 डिवाइडेड बाई 2। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो जहां पर अपने क्या बोल सकते हैं, इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 1+√5/2। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। That will be it for the question numbers 1 to 10. You will find the PDF of the book in the description. Mind you, this is a book exclusively on coordinate geometry. That is coordinate geometry ka black book hai, not the original black book. Thank you. Meet you in the next video.